Willpower is nothing but willingness to do. Hello everyone, let us do sociology. Well, हमने प्रीवियस क्लास में ये देखा था कि 1838 में फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्ट ने सोशियोलॉजी को एक ऐसी साइंस के रूप में प्रेजेंट किया जो कि ह्यूमन सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी करती है। और हम ये भी बात कर रहे थे कि मैन है वो यूटिलिटी देखता है, फिर चाहे वह कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई सोशल इंस्टीट्यूशन हो, या फिर कोई डिसिप्लिन हो, या फिर सब्जेक्ट हो। तो हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि ऐसी कौन सी ज़रूरतें सोशियोलॉजी पूरा कर रही थी ह्यूमंस की, और कौन से वो सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से हमें एक ऐसे सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी, ज़रूरत पड़ी, जो कि ह्यूमन सोसाइटी का साइंटिफिक स्टडी करे, जैसा कि इसके फाउंडिंग फादर ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ सोशियोलॉजी का बर्थ हुआ है हमें उस लैंड पर जाना होगा। हम यूरोपियन कॉन्टिनेंट चलते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ऑगस्ट कॉम्ट फ्रांसीसी थे और एमिली दुर्खाइम, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी कहते हैं, वो भी एक फ्रेंच थे, फ्रेंच स्कॉलर थे, एक सोशियोलॉजिस्ट थे फेमस। तो यूरोप में या पश्चिमी देशों में समाजशास्त्र का विकास हुआ और फ्रांस का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो हम ये देखते हैं कि फ्रांस में उस समय या यूरोप में उस समय किस तरह के हालात थे समाज के। 15वीं से 16वीं शताब्दी में 15th और 16th सेंचुरी में यूरोप में पुनर्जागरण का काल था, जिसे आप रेनेसा कहते हैं। रेनेसा एक फ्रेंच वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब हुआ रीबर्थ। रीबर्थ किसका? नॉलेज का। यूरोप में बहुत ही समृद्ध नॉलेज था, लेकिन समय के साथ साथ वह नॉलेज लोग भूलते जा रहे थे और एक वो अंधकार में जी रहे थे। जहाँ ज्ञान नहीं है उसे हम अंधकार ही कहेंगे। और रूढ़ियाँ थी वहाँ पर, लॉजिक मतलब आधुनिक विचार नहीं थे, परंपराओं की जकड़न थी। तो ऐसे समय में लोगों ने फिर से स्कॉलर्स ने पढ़ना शुरू किया और क्लासिक लिटरेचर पढ़ने पर रोम और ग्रीक लैंग्वेज में जो लिटरेचर था उसको लोगों ने पढ़ा। उनमें आधुनिकता आई, नवीन विचार आए, तार्किकता आई और रेनेसा के साथ साथ मॉडर्निटी आई। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर मॉडर्निटी आपकी कैंपस वाली मॉडर्निटी नहीं है, फैशन वाली आधुनिकता नहीं है। यहाँ आधुनिकता का तात्पर्य है नवीन विचार, नई टेक्नोलॉजी, इन्वेंशंस, इससे तात्पर्य है, नई सोच से तात्पर्य है एक्चुअली। तो वहाँ नई सोच आई, नए विचार आए। और इसी दौरान 1789 में फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति ने 3 नए हमें कीवर्ड्स दिए, 3 नई अवधारणाएं दी, जिन्होंने कि मानव समाज को बदल कर रख दिया। और ये 3 कीवर्ड्स थे इक्वलिटी अर्थात समानता, कि अरिस्टोक्रेट या कॉमनर्स में भेद नहीं होना चाहिए, कोई फर्क नहीं होना चाहिए, अमीर गरीब में, राजा या रंक में, तो सब समान है, सबको समान ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए, लाइफ अपॉर्चुनिटी सबको समान होनी चाहिए, किसी को प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। तो समानता एक से समाजवाद की तरफ हम बढ़े। और सिर्फ यूरोप, सिर्फ फ्रांस ही नहीं, यूरोप और हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ की कॉलोनीज थी, फिर चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, या फिर लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका जिसे हम कहें, इन सभी में इस दर्शन का प्रभाव पड़ा, इस सोच का प्रभाव पड़ा। और हम देखते हैं कि भारत, जो कि ब्रिटिश टाइम में कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का, हमारे संविधान में भी हमने आज़ादी के बाद उस इक्विलिटी से प्रभावित होकर समानता की भावना और समाजवाद को हमने अपने संविधान में स्थान दिया। तो हम ये देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने भी की वजह से भी काफ़ी बदलाव आ रहे थे। फिर जो तीसरी महत्वपूर्ण घटना है जिसने सोशियोलॉजी की आवश्यकता को महसूस करवाया या सोशियोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में डेवलप होने में एक उत्प्रेरक के रूप में, एक कैटलिस्ट के रूप में काम किया, वो था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या फिर औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति को स्टूडेंट्स आपने अपनी स्कूल की सिविक्स की बुक्स में पढ़ा है। औद्योगिक क्रांति एक वह क्रांति थी जो कि विज्ञान के विकास की वजह से
जो इन्वेंशंस हुए, बड़ी बड़ी मशीनें बनी, ऑटोमेशन आया जिसे आप स्वचालन कहते हैं हिंदी में, इसे कॉटेज इंडस्ट्रीज के स्थान पर बहुत बड़े बड़े कारखाने बनने लगे शहरों में। और इस प्रकार के कारखाने आप अभी भी देखते हैं इंडस्ट्रियल जोन्स में। आजकल तो इंडस्ट्रियल जोन्स बने हुए हैं ना, हमारे राजस्थान में भी है, जैसे कि भिवाड़ी में है, जयपुर में है, रिको इंडस्ट्रियल एरिया। तो हम बात कर रहे हैं कि औद्योगिकरण का तात्पर्य होता है बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होना। और बड़े बड़े उद्योगों की जब स्थापना हुई तो इससे अर्थव्यवस्था में बदलाव होने से समाज में भी बदलाव आए। बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होने से पूंजीवाद आया, और पूंजीवाद आने से, बड़ी फैक्ट्रीज के आने से लोगों को लाइवलीहुड की नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली, आजीविका के लिए, रोजगार के लिए। गांव से लोग शहर में आने लगे, माइग्रेशन होने लगा। वहीं दूसरी तरफ शहरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा, शहरों में आधारभूत सुविधाओं की कमी हो गई, और इसके अलावा आवास की समस्या हो गई, हाउसिंग प्रॉब्लम्स जिसे हम कहें, और लोग पुअर हाउसिंग कंडीशंस में रहने लगे जिसे आप स्लम्स कहते हैं। इसके अलावा एक एस्पिरेशनल नई मिडिल क्लास का भी जन्म हुआ, प्रोफेशनल क्लास आई, और मिडिल क्लास की बहुत एस्पिरेशंस थी। वो एक नया मतलब एक उत्तम जीवन की तरफ वो अग्रसर होना चाहती थी। तो ये जो 3 मेजर फैक्टर्स थे, इसके अलावा भी कई फैक्टर्स थे। देखिए, वर्ल्ड वार्स हुई उस समय, या फिर जो हिस्ट्री की जो फिलॉसफी है वो डेवलप हुई, या फिर जो उस तरह के उस जमाने के जो सामाजिक विचारक थे, स्कॉलर्स थे, दार्शनिक थे, फिर चाहे वे रूसो हो या फिर कांट हो, उनके विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा। तो इस समय जो ये चेंजेस आ रहे थे, देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, उपनिवेशवाद बढ़ा, कॉलोनियल रूल बढ़ा। यूरोपियन कंट्रीज ने जो उनकी जनसंख्या बढ़ चुकी थी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने फैक्ट्रीज लगाई, कैपिटलिज्म का विकास हुआ, पूंजीवाद बढ़ा, है ना। ऑटोमेशन से, मशीनों से व्यापक उत्पादन हुआ तो पूंजीवाद की स्थापना हुई। और पूंजीवाद में देखिए क्या होता है कि जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, पूंजीपति होते हैं, वो पूरा प्रॉफिट तो अपनी खुद की जेब में डाल लेते हैं, और जो लेबरर्स हैं उनको वेजेस बहुत ही कम मिलते थे। तो गरीबी अमीरी में फ़र्क बहुत हो गया, गरीब अमीर में पॉल्यूशन हो रहा था, और इसके अतिरिक्त क्राइम्स भी बढ़ रहे थे, लोगों में सेटिस्फैक्शन नहीं था, फैमिलीज टूट रहे थे क्योंकि लोग गांव से शहर की तरफ आ रहे थे, तो न्यूक्लियर फैमिलीज हो रहे थे, तो अन्य तरह की समस्याएं आ रही थी, या रिलेशनशिप है उनका भी नेचर बदल रहा था। आत्मीयतापूर्ण संबंधों के स्थान पर औपचारिक संबंधों में कृत्रिमता आती जा रही थी। प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस या प्राथमिक संस्थाओं के स्थान पर द्वितीयक संस्थाएं महत्वपूर्ण बन गई थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे थे, और जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं एलिनेशन भी महसूस कर रहा था, अकेलापन उसे महसूस कर रहा था, क्योंकि सामूहिकता की भावना के स्थान पर व्यक्तिवादिता की भावना ज़्यादा हो रही थी, इंडिविजुअलिज्म की भावना ज़्यादा आ रही थी। तो इन सब में बहुत कन्फ्यूजन था, बहुत उथल पुथल था, बहुत सारी समस्याएं थी, और लोगों में जागृति भी आ रही थी, मॉडर्निटी थी, तर्क आ रहा था। तो अब इन समस्याओं के समाधान के लिए एक ऐसे विषय की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो इन समस्याओं का समाधान कर सके और समाज को ठीक से समझ सके, सामाजिक घटनाओं को समझ सके, सामाजिक समस्याओं के कारण परिणाम संबंधों को समझ सके, मतलब कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझ सके कि किसी घटना के पीछे छिपे हुए क्या कारण है। तो इसलिए हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में ये इन परिस्थितियों ने डेवलप होने के लिए एक मतलब बूस्ट किया कि ऐसा एक विषय आना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि उस समय सोशल साइंसेस थी। अब सवाल ये करते हैं कुछ स्कॉलर्स कि जब पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, तो फिर एक नए सोशल साइंस की कहाँ जरूरत थी। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस है वो सिर्फ मानव के राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ मैन की। वो स्टडी करता है कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारी स्टेट की, या फिर हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर की। इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें हम मैन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं। हम अध्ययन करते हैं कि कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और कंजम्पशन के पैटर्न्स क्या है, प्राइसिंग क्या है, एक्सेट्रा। लेकिन ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जो कि मानव के जीवन के समस्त आयामों का स्टडी करे, ह्यूमन लाइफ के, ह्यूमन बिहेवियर के,
या फिर सोशल लाइफ के सभी डायमेंशंस की स्टडी करें। तो ऐसा सब्जेक्ट जैसा कि ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा कि सोशियोलॉजी हो सकता है। ऑगस्ट कॉम्ट से पहले सेंट साइमन ने इसे सोशल फिजिक्स कहा और जीएस मिल ने इसे एथनोलॉजी कहा। तो ऑगस्ट कॉम्ट ने ये बताया कि समाज में एक संरचना है, मतलब समाज में स्थिरता भी है। आप स्वयं देखते, आप स्टूडेंट्स आप खुद देखते हैं कि एकदम एंशिएंट समाज में भी परिवार था और विवाह की संस्था थी, और मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में या पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं अभी, वहाँ भी मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, फैमिली का इंस्टीट्यूशन है, मतलब समाज के स्ट्रक्चर है। और लेकिन हम देखते हैं कि मैरिज पहले एंशिएंट टाइम्स में विवाह का स्वरूप अलग था और वर्तमान समय में अलग है। भारतीय समाज के संदर्भ में देखिए, पहले क्या था, अभी भी है खैर अरेंज मैरिज, लेकिन वर्तमान में मैरिज के स्वरूप बदल रहे हैं। अभी आप देखिए इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही है या फिर गे मैरिजेस हो रही है, सेम सेक्स मैरिजेस जिसे हम कहें। एलजीबीटी कम्युनिटी है ना, वो भी अपने अधिकारों की बात कर रही है, वो विवाह करना चाहते हैं। तो ये बदलाव आ रहे हैं। तो ऐसा जो सब्जेक्ट था वो है सोशियोलॉजी। अब देखिए सोशियोलॉजी है वो कॉमन सेंस नहीं है। कई बार ये कहा जाता है ना, मैरिज फैमिली इनका क्या पढ़ना, सामाजिक समस्याएं, ये तो कोई भी समझ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉमन सेंस में और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समाज की अंडरस्टैंडिंग में बहुत फर्क है। सोशियोलॉजी क्या करता है, हमें एक सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग देता है। कॉमन सेंस तो जैसे आम आदमी घटनाओं को समझता है, समझना चाहता है, वो बात हुई। लेकिन सोशियोलॉजी हमें एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देता है कि समाज शास्त्रीय दृष्टि से घटनाओं को देखा जाए। जैसे उदाहरण के रूप में मान ली, जैसे कॉमन मैन है ना, वो क्या देखेगा कि समाज में कुछ जो सिस्टम्स हैं या कुछ प्रघटनाएं हैं, कुछ परंपराएं हैं, वो जैसी है वैसी है क्योंकि ऐसी है, मतलब ऐसा ही रहेगा ही। जैसे कि चाइल्ड मैरिज है, सती प्रथा है, भारतीय समाज के संदर्भ में बात करें, यूरोप की बात करें, रंग भेद की बात कर सकते हैं हम, महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट उसे अलग तरह से देखते हैं। वो कहते हैं कि इनमें बदलाव होना चाहिए, इसे बदला जा सकता है एक्चुअली, है ना। और वो सोशियोलॉजिकल दृष्टि से देख के पॉलिसी मेकर्स को कुछ राय देते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि सरकार ने कानून बना लिया, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट कानून हम बना चुके हैं, शारदा एक्ट, जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। और सती प्रथा को एबोलिश करने के लिए भी हम कानून बना चुके हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट भी हमारे यहाँ बना है। तो हम ये देखते हैं कि सोशियोलॉजी हमें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखता है, वो आम आदमी की जैसे समाज को नहीं देखता है। हालांकि कई बार सोशियोलॉजिस्ट के लिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो भी समाज के एक सदस्य होते हैं, लेकिन उन्हें जो समाज में जो ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न्स हैं उनकी वो साइंटिफिक स्टडी करते हैं कि ये विशेष प्रकार से ह्यूमंस बिहेवियर क्यों करते हैं। तो ये इसे हम सोशियोलॉजी कहेंगे। तो सोशियोलॉजिस्ट है वो कैसे सामाजिक समस्याओं को पहचानते हैं, उनके पीछे छिपे कारणों को जानते हैं। इससे गरीबी को, उदाहरण के लिए आप गरीबी को देख लीजिए। गरीबी की समस्या को भाग्यवाद से जोड़कर देखा जाता था, पूर्व जन्मों से जोड़कर देखा जाता था। लेकिन अब ये सोशियोलॉजिस्ट ने स्टडी करके ये बताया कि गरीबी की भी एक कल्चर होती है जिसे कल्चर ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। तो गरीबी को दूर किया जा सकता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से या एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स चलाकर, सरकारी नीतियों से। इस तरह से देखते हैं कि सोशियोलॉजी में एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देने वाला सब्जेक्ट है। इसीलिए सी राइट मिल्स अपनी बुक सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में कहते हैं कि एक समस्या जब एक इंडिविजुअल की होती है तो वो सोशल प्रॉब्लम नहीं है, वो एक सोशल फिनोमिनन नहीं है। लेकिन अगर एक समाज में बहुतायत में लोगों को वो समस्या है तो फिर वो सामाजिक समस्या है और उसका हल सोशियोलॉजिस्ट या सोशल साइंटिस्ट ही निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी वह बॉडी ऑफ नॉलेज है या वह डिसिप्लिन या विषय है जो कि सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है और प्राप्त ज्ञान के आधार पर, जो कि वो साइंटिफिक मेथड से प्राप्त करता है, उस ज्ञान को पॉलिसी मेकर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी मेकिंग में काम में लेती है। वो प्रोग्राम्स बनाती है, स्कीम्स बनाती है और आने वाले समय के लिए एक बेटर सोसाइटी का निर्माण करने का प्रयास करती है ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स एक और बेहतरीन समाज में रहें। तो ये हमने आज बात की कि सोशियोलॉजी क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी
और ये हमें किस तरह से सोशियोलॉजिकल एक पर्सपेक्टिव प्रदान करती है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट।